चुनाव में अब हमें पता है कितनी सीटों पर हमें लड़ना है, हमारे साथी कौन लड़ेंगे चुनाव, ये सब हमें जानकारी मिल चुकी है। अब इस लड़ाई में और गति लाने के लिए, इसको और तेज करने के लिए, इस पूरे मुहिम को जीत के मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। तो पहला सवाल है कि चुनाव को हम देखें कैसे हैं, ये कैसा चुनाव है। तो लोगों को ये लग गया है कि ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। अब मोदी सरकार को देखिए, भारतीय जनता पार्टी को देखिए, तो बिल्कुल साफ है वो कोई चुनाव नहीं हुआ, वो जंग लड़ रहे हैं। और वो जंग है इस देश में जो भी बचा कुचा संविधान है, बचा कुचा लोकतंत्र है, इसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए देश की पूरी जो सत्ता है और पूरी संपत्ति है उस पर संपूर्ण कब्जा स्थापित करने के लिए वो जंग लड़ रहा है। तो जंग जब सरकार लड़ रही, भारतीय जनता पार्टी और संघ ब्रिगेड के लोग जब जंग लड़ रहे हैं, तो हमें भी जंग ही लड़ना पड़ेगा। हम भी तब जंग ही लड़ेंगे इस जंग में, इस संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। और ये जो इनका फासिस्ट मंसूबा है, इस देश की आजादी के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ हिटलरशाही थोपने का जो फासिस्ट मंसूबा है, इस मंसूबे को चकनाचूर करने के लिए, धूल चटाने के लिए हम भी जंग लड़ रहे हैं। और जब जब ऐसा माहौल बना है, जब जब देश में लोगों को ऐसा लगा है, तो हमने देखा कि चुनाव बदल गया। आमतौर पे बिहार में चुनाव हो तो लोग बातें करते हैं कि सामाजिक समीकरण, किसका पलड़ा भारी है, किसका थोड़ा हल्का है, किस जाति किसके पक्ष में है। इसके बाद लोग बात करते हैं राजनीतिक गठबंधन, कितनी पार्टियां किधर है। वो सभी बातें वो अपनी जगह पर ठीक है, वो सामान्य समय के लिए है। लेकिन अगर कोई चुनाव जनता और सत्ता के बीच की सीधी लड़ाई बन जाए, बिल्कुल जनता को बात समझ में आ जाए कि ये जो सत्ता है वो तानाशाही पर काबिज है, तानाशाही पर आमादा है और ये तानाशाही हमारे लोकतंत्र को खत्म करने वाली है, उस समय जनता कोई सामाजिक समीकरण नहीं देखती, वो कोई और चीज नहीं देखती है। वो सामने इसी लक्ष्य को कि हमें संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। हमने देखा ऐसा होता है देश में। 77 के आपातकाल के बाद का चुनाव था, आपातकाल के बाद का चुनाव था, और किसी ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, इंदिरा गांधी चुनाव हार सकती है, किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन हुआ था। हमने देखा है 2004 में जब अटल अडवाणी की सरकार थी, 6 साल से सरकार चल रही थी और पूरे देश में इंडिया शाइनिंग का नारा दिया जा रहा था। जैसे आज अच्छे दिन और विकसित भारत की बात होती है, उस समय पूरे कहा जा रहा था कि भारत चमक रहा है, भारत का उदय हो रहा। और वैसे समय में हमने देखा कि 2004 में किसी ने नहीं सोचा था ये सरकार हार जाएगी और यूपीए की सरकार बन जाएगी, लेकिन ऐसा ही हुआ। आप बिहार के 2020 के विधानसभा चुनाव को ले लीजिए, विधानसभा चुनाव में भी यही तो था। नीतीश जी उस तरफ थे, उस समय तो हमारे साथ में नहीं थे, गठबंधन वही था। और उसी गठबंधन, और वो समय भी बहुत कठिन था, महामारी का समय था, कोरोना काल में लोग बहुत संकट में थे। और बिल्कुल उस विपरीत परिस्थिति में, उस संकट के दौर में, उस डबल इंजन की सरकार, उस समय भी डबल इंजन, यहां भी एनडीए की सरकार, दिल्ली में भी एनडीए की सरकार, उस डबल इंजन की सरकार के खिलाफ हमने देखा कि बिहार ने उस चुनाव में किस तरह से जनादेश दिया। हम लोगों को 19 सीटें मिली थी लड़ने के लिए, हम 12 सीट जीत गए। भोरे की सीट 400-500 वोट से हम हार गए। आरा की सीट हम मुश्किल 3000 वोट से हार गए। दरोदा की सीट भी हम जीतते जीतते रह गए। तो 19 में 15 सीट हम बिल्कुल जीत के कगार पर थे। इसीलिए
पहली बात, ये जो बातें करते हैं 400 पार, बिहार में बड़ी बात करते हैं कि पिछली बार किशनगंज की सीट छूट गई थी, थोड़ा सा कसक रह गया, इस बार 40 जीत लेना है। ये सब लफाजी है, ये झूठ है। वो अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल बढ़ाने के लिए सब बोलते रहते हैं, उनके अंदर थोड़ा जोश भरने के लिए। वो अंदर से डरे हुए हैं, हिले हुए हैं बिल्कुल, और इसीलिए सब बातें कर रहे हैं। हम लोगों ने जो तय किया कि 2020 में हमारी गाड़ी जहां तक पहुंची हुई थी, वहां से गाड़ी को और आगे बढ़ाना है इस चुनाव में, और मोदी सरकार को उठाना है। हमारे साथियों ने कहा कि गठबंधन में जो सीटों का बंटवारा हुआ सही नहीं हुआ, ये कहने में कोई हिचक नहीं है। इसको हम बिहार की जनता पर छोड़ते हैं। बिहार की जनता सब देख रही है, बिहार की जनता सब देख रही है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। हमारे सीपीआई और सीपीएम के साथियों के पास 2-2 विधायक है, उनको 1-1 सीट मिली, हमें खुशी है, हमें खुशी है। वामपंथी हमारे सहयोगी दलों को सीटें मिली है। कांग्रेस पार्टी के पास 19 सीटें थी, 19 में एमएलए 2 भाग गए हैं, फिर भी उनको 9 सीटें मिली है। चलो कोई बात नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के पास 79 विधायक थे, उनमें से 5 विधायक भाग गए हैं, फिर भी राष्ट्रीय जनता दल ने तमाम बाकी सीटों को अपने पास रखा है। और माले के 12 विधायक, माले को 3 सीट मिली है। तो ये फैसला न्यायपूर्ण हुआ है कि माले के साथ अन्याय हुआ है। ये बिहार की जनता इस पर निश्चित तौर पर अपना फैसला कभी सुनाएगा, और हम बिहार के लोगों पर छोड़ देते हैं। फिलहाल हमारे सामने जो सवाल है, 3 सीट हम लड़ रहे हैं, एक अतिरिक्त सीट हमको लड़ना पड़ रहा है। अगियाओं उनके विधायक, बाकी लोगों के विधायक तो भागते हैं, खरीद फरोख्त में बिक जाते हैं बाजार में। माले के विधायक के बारे में पता है ये बिकेंगे नहीं, ये झुकेंगे नहीं, और इसीलिए माले के विधायकों को फंसाया जाता है। और झूठे मुकदमे में मनोज मंजिल आज जेल में है, 22 और साथियों के साथ। इसी तरह का खतरा सत्यदेव जी और अमरजीत जी के ऊपर भी था, सिवान के साथियों के ऊपर भी था। वो चिलमरवा वाला दुकान था 10 साल 2000 कब का था, 10 साल पुराना। अगियाओं में 2015 का मामला था। तो 10-12 साल पुराने सब मुकदमे में लोगों को फंसा करके ये साजिश चल रही थी। तो सिवान में हम लोग बरी हुए, न्याय की लड़ाई हम लोग जीते हैं, और अगियाओं की लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं, हाईकोर्ट में भी लड़ रहे हैं। और हाईकोर्ट में ये अपील की गई कि इनकी जो सजा है इस पर रोक लगे, जो इनको कन्विक्ट किया गया इस पर रोक लगे। और अगर ऐसा रोक लगती है, हालांकि इसकी कितनी उम्मीद की जा सकती है आज के दौर में, वो आप सब लोग जानते हैं, समझते हैं, लेकिन कानून ये कहता है कि अगर इस पर हाईकोर्ट से रोक लगी, तब ये जो विधानसभा उपचुनाव की घोषणा की गई, तब ये उपचुनाव की नौबत नहीं आएगी। लेकिन अगर उपचुनाव की घोषणा तो हो चुकी है, वो चुनाव में हम लोग लड़ रहे हैं। और एक कोडरमा सीट हम लोगों को झारखंड में मिली है लड़ने के लिए। हम लोग चाहते थे कि कम से कम सिवान और कटिहार, ये 2 और सीट माले को मिलती, तो 2 और अगर मिलती तो बिहार में 5 और कोडरमा, तब हम पूरे छक्का जड़ देते चुनाव में। तो छक्का लगाने का मौका नहीं मिला, चौका लगाने का मौका जरूर मिला है, और ये चौका हम लोगों ने लगाना है। हमारे सामने बिल्कुल सीधी बात है। तो इस लड़ाई को हम लड़े कैसे? तो पहली बात तो हम कह रहे हैं कि लोगों के बीच में वो चेतना जो जगी है, ये चुनाव जंग है, ये चुनाव हमें जीतना ही है। हल्के ढंग से इस चुनाव को बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये चुनाव अगर हम हार गए, अगर तीसरी बार के लिए मोदी सरकार सत्ता में लौट के आ गई, तो उनके एक सांसद ने कह दिया कर्नाटका में कि हम 400 पार क्यों चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि 400 पार हमें इसलिए चाहिए, वैसे तो सरकार हमारी है, 300 पार तो अभी है, लेकिन जो संविधान है उसमें हम जिस तरह से उसको बदलना चाहते हैं,
उसमें से एक एक जो जनता को अधिकार मिला हुआ है उसको छीनना चाहते हैं। और बिल्कुल मनुवाद के तर्ज पर जो भी इसमें दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को अधिकार मिला है, आरक्षण मिला है, उन तमाम चीजों को खत्म करके बिल्कुल मनुस्मृति के तर्ज पर जो हिंदुस्तान के संविधान को हम बदल देना चाहते हैं, इसके लिए हमें 400 सीट चाहिए। तो ये जो साजिश है ये किसी से छुपी हुई नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल खुली साजिश है और इसी के लिए ये धमकी दे रहे हैं। इसीलिए हमें संविधान, लोकतंत्र, देश को बचाने के लिए ये चुनाव हमें जीतना है। और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे जनता की चेतना बढ़ रही है, लोगों का आक्रोश बोलने लगा। कोर्ट भी हमने देखा कि पिछले 3-4 फैसलों में थोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने भी एक स्टैंड लेना शुरू किया। आप देखिएगा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है कि आप जितनी मर्जी पैसा दे सकते हैं, जितनी मर्जी पैसा, जैसा मर्जी पैसा, वो कोई सफेद का और काले धन का मामला नहीं है। वो पैसा आप कहां से लाके आपको दे रहे हैं कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो आपके इस पैसे पर पूरी तरह से पर्दा रहेगा, किसी को कोई जानकारी नहीं मिलेगी। आप जितनी मर्जी आपको पैसा दें। तो ऐसे ऐसे कंपनी जो कल बनी, कल किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ और पता चला कि वो कंपनी आज 100 करोड़ का बॉन्ड खरीद रहा है। ऐसी कंपनी जो जिसने कभी मुनाफा देखा ही नहीं, कभी मुनाफा नहीं कमाया, घाटे में रहा है, घाटे में चलने वाली कंपनी वो 400 करोड़ का बॉन्ड खरीद रहा है। तो बिल्कुल साफ है कि यह संपूर्ण रूप से भ्रष्टाचार को कानूनी बनाने के लिए। तो भ्रष्टाचार को आप कानून बना दो, उससे भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाता है। भ्रष्टाचार कानूनी है कि गैर कानूनी है, इससे नहीं तय होता है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। आपको ये कॉर्पोरेट का घूस का पैसा था, ये घूसखोरी है, ये रिश्वतखोरी है, ये रंगदारी है, ये वसूली है, वो भ्रष्टाचारी कहलाएगा। भले आप उसके नाम पर कानून बना दो। कानून जो उन्होंने बनाया था पूरे संसद में धोखा देकर के, ऐसा कानून बन ही नहीं सकता था। और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आपने कानून बना दिया था ये संविधान विरोधी है, संविधान के खिलाफ कानून आपने बनाया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। तो ऐसा भ्रष्टाचार जिसमें सारे कंपनी वालों को कहा गया था कि आप पैसा दो, सुभाष बोस ने नारा दिया था कि आप हमें खून दो हम आजादी देंगे, और इनका नारा था कि हमें चंदा दो आपको हम धंधा देंगे। तो चंदा लो दो और धंधा लो, ये चला रहे। चंदा दे दिया तो आपके ऊपर अगर मुकदमा चल रहा है तो उसको हम खत्म कर देंगे। अब देख लीजिए केजरीवाल को जिस मामले में अभी जेल में डाला गया, आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेताओं को डाला गया, वो कहते हैं कि दिल्ली शराब घोटाला। ये उनका आरोप है कि दिल्ली में बीच में जो शराब नीति बनी थी वो अभी नहीं है, कुछ समय के लिए नीति बनी थी और फिर वो नीति खत्म हो गई। तो उस नीति से आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ का फायदा हुआ है, 100 करोड़ के पैसे मिले हैं। वो पैसा कहीं साबित नहीं हुआ, वो पैसा कहां से आया, किसने दिया, किसको दिया, कुछ भी साबित नहीं हुआ। लेकिन जो लोग केजरीवाल के साथ साथ, उनके नेताओं के साथ साथ जिन व्यापारियों के ऊपर भी आरोप लगे थे, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के, कि इन लोगों ने ये घोटाला किया है, इन लोगों ने पैसा दिया है, उन लोगों को जब जेल में डाला गया और ईडी ने काफी टॉर्चर किया, काफी दबाव डाला, तो धीरे धीरे ये लोग कुछ टूटने लगे और टूट करके उन्होंने अपना बयान बदल दिया और वो सरकारी गवाह बन गए। तो जो सरकारी गवाह बन गए उनको छोड़ दिया गया जेल से। जिनको छोड़ दिया गया अब वो चुनाव लड़ रहे हैं आंध्र प्रदेश में, तेलुगु देशम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बाप बेटा उनके जेल में थे इस मामले में, और आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक के बाद एक जेल में डाल दिया।
तो आप देख लीजिए कि किस तरह का ये था। लेकिन अभी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल संजय सिंह को उनको जमानत दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने 6 महीने से इनको जेल में डाल रखा है, अभी तक आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो या तो आप सबूत दो और नहीं तो हम इनको रिहा करेंगे। इनके पास तो कोई सबूत थे नहीं, तो ये चुप रह गए और इनको जमानत दी। तो हम कह रहे थे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे जनता का मूड बदल रहा है, माहौल बदल रहा है। दिल्ली में बहुत बड़ी रैली हुई रामलीला मैदान में, तो सुप्रीम कोर्ट से भी अब थोड़ा थोड़ा लोगों को न्याय मिलने लगा। आपने देखा होगा कि बाबा रामदेव जो झूठ बोल रहे थे कोरोना के दौर में, एक दवाई बेच रहे थे कोरोनिल, कह रहे थे ये बस कोरोनिल ले लो, कोरोना होगा ही नहीं। ये मेडिकल डॉक्टर क्या करेंगे, एलोपैथिक डॉक्टर क्या करेंगे, ये तो डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर है, और ये सब बोल करके वो अपनी दवाई बेच रहे थे। और कल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी डांट लगाई कि वहां माफी मांग रहे थे समर्थन की तरह। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपकी माफी पर हमें कोई भरोसा नहीं है, बल्कि आप उसका और बयान दीजिए 7 दिन के अंदर। और सरकार से भी सवाल पूछा कि सरकार कैसे आंख मूंद करके देख रही थी, ये भ्रष्टाचार, ये झूठा प्रचार, सरकार इसको कैसे देख रही थी। तो धीरे धीरे ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ईवीएम पर इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट ने पूछ दिया कि ये जो इंडिया गठबंधन वाले मांग कर रहे हैं कि 100% वीवीपैट की गिनती हो, क्योंकि वीवीपैट को तो लाया ही गया था, इसलिए ईवीएम मशीन तो पहले थी। ये भाजपा वाले सबसे ज्यादा कहते थे कि ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। भाजपा वालों ने जब दबाव बनाया था यूपीए के दौर में चुनाव आयोग के ऊपर कि ईवीएम पर भरोसा नहीं है, और तब जाकर के चुनाव आयोग ने कहा चलो ईवीएम के साथ और एक मशीन जोड़ देते हैं, वीवीपैट, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। मतलब मतदाता को पता चलेगा कि आपने जो वोट डाला वो वोट सही जगह पर गया कि नहीं गया, उसका एक कागज वोटर को मिलेगा, एक पर्ची आपको मिलेगी। उस पर्ची को आप देखेंगे, देख करके अगर आपको लगा कि नहीं हमारा वोट सही जगह पर गया है, तो उस पर्ची को आप वेरीफाई करके सत्यापित करके आप दे देंगे, तो वो हुआ पेपर ऑडिट, पर्ची मिला। अगर पर्ची नहीं मिली और वोटर ने देखा नहीं, वोटर ने समझा नहीं कि नहीं सही हुआ, तब उस मशीन का भी क्या मतलब। तो 5,000 करोड़ खर्च करके इतनी मशीनें मंगाई गई, तो मशीनें हैं किस लिए, शोभा बनाने के लिए। एक ईवीएम के बगल में और एक मशीन आपने डाल दिया। तो मशीन अगर आपने डाला है इसलिए कि ईवीएम पर लोगों का भरोसा नहीं था, वोटर का भरोसा चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ा सवाल है, चुनाव में सबसे बड़ा सवाल है कि मतदाता के मन में ये भरोसा है कि नहीं कि हमारे वोट के साथ न्याय हुआ। तो इसके लिए था, हम लोगों ने कहा कि भाई इसको गिनती करो। जैसे आप कोई पेट्रोल भराते हैं तो पेट्रोल वाला पूछता है कि क्या आपको कागज भी चाहिए, रसीद चाहिए। आप कुछ भी खरीदते हैं, पूछता है कि आपको रसीद चाहिए, तो आप कहते हैं हमको रसीद चाहिए। तो हमने वोट डाला, वोट की रसीद हमको मिल गई, और रसीद अगर मिल गई तो उसकी गिनती कर लो, उसी को बैलेंस समझो, उसी को बैलेंस समझ करके गिनती कर लो, बात खत्म। लेकिन इलेक्शन कमीशन इंडिया गठबंधन के साथ, हमारे शिष्टमंडल के साथ मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछ दिया और 19 मई तक उनको बताने के लिए कहा। तो मैं ये कह रहा था कि देख लीजिए कि हवा कुछ घूमने लगी है, थोड़ा सा माहौल बदलने लगा है। अभी तो शुरुआत है, थोड़ा थोड़ा बदलने लगा है, और इसीलिए हमें इस बदलाव को, जो अभी एक बदलाव का थोड़ा सा छोटा है, इसको बदलाव की आंधी में तब्दील करना है। और ये बदलाव की आंधी जब चल पड़ेगी, ये बदलाव की आंधी जब चल पड़ेगी, 2 महीने का चुनाव है, 7 चरण का चुनाव है, तो देखते देखते तब एकदम पक्का 4 जून को जब वोटों की गिनती होगी, बिल्कुल पता चलेगा कि मोदी सरकार अब और नहीं। मोदी सरकार इस बार वो 400 पार नहीं, वो 400 सीटें हार गई है, और 400 सीटें हार करके मोदी सरकार पार हो गई सरकार से। अब है कि चुनाव हम लड़ेंगे कैसे।
चुनाव लड़ेंगे कैसे? एक तो उसके लिए गठबंधन है, ठीक है। एक है कि जनता के बीच में ये बातें जाए, बिल्कुल ठीक है। तो अभी दिल्ली में हम थे, एक अंग्रेजी अखबार की पत्रकार आई थी, हमसे पूछ रही थी कि चुनाव लड़िएगा कैसे, इतना खर्चीला मामला है, ये बॉन्ड का मुकाबला कैसे आप लोग करेंगे? तो हमने कहा कि हम लोगों ने एक रास्ता निकाला, बॉन्ड का मुकाबला हम कूपन से करेंगे। ये कॉर्पोरेट का जो बॉन्ड है, उसके घूस का, लूट का ये जो पैसा है, डर का जो पैसा है, उस बॉन्ड के पैसे का मुकाबला जनता के गाड़ी कमाई का जो पैसा है, प्यार मोहब्बत का, भरोसे का जो पैसा है, जनता के प्यार का वो 20 रुपया एक एक घर से हम लेंगे और 20-20 रुपया लेकर के इस कूपन से हम बॉन्ड का मुकाबला करेंगे। अब ये बातें बस परसों शाम को उनसे मेरी बात हुई, उनको ये बात इतनी अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि आप हमें कुछ फोटो भिजवाइए, आपका जो बॉन्ड ये घर घर चलो कूपन अभियान चल रहा है, वो कूपन का एक फोटो भेजिए और कूपन लोगों को दिया जा रहा है, इसकी कुछ फोटो भिजवाइए। हमने कहा ठीक है, भिजवा देते हैं। हमने उनको भिजवा दिया और आज बिजनेस लाइन हिंदू का अखबार है, वो इकोनॉमिक का अखबार है, उस अखबार में बड़ी रिपोर्ट छपी है कि बिहार के इस छोटी सी पार्टी से सबको सीखना चाहिए। भाकपा माले जिसने इस पूरे चुनावी बॉन्ड के खिलाफ एक मॉडल खड़ा कर दिया है कूपन का, तो कॉर्पोरेट का बॉन्ड उसका मुकाबला करेगा जनता का कूपन, 20-20 रुपए का कूपन। हमें करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, हमें वो सैकड़ों करोड़ का वो गुप्त चंदा नहीं चाहिए, वो चोरी का पैसा, वो भ्रष्टाचार का पैसा, रंगदारी का पैसा, रिश्वतखोरी का पैसा हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए जनता के भरोसे का पैसा, खून पसीने का, गाड़ी कमाई का पैसा, जन सहयोग का पैसा। तो हम कहेंगे कि इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा जो काम आपको करना है, चुनाव तो हमें 1 जून को लड़ना है, 1 जून, अभी 2 महीने का समय है, पूरा का पूरा अप्रैल का महीना इसी एक काम में लगाइए। घर घर जाइए, सबके पास जाइए। तो राजा राम जी ने जैसे कहा ये चुनाव नहीं जनमत जंग है उनके लिए, हम तो कहेंगे कि जनमत संग्रह है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि जिन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं वो मुद्दे कुछ खास लोगों के मुद्दे नहीं है, वो सबके मुद्दे हैं, वो सबके मुद्दे हैं। वो रोजगार का सवाल, वो किसान के लिए एमएसपी का सवाल, वो स्कीम वर्कर के लिए उनके वेतन का, उनके सम्मान का सवाल, वो मजदूरों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम का सवाल, वो सारे सवाल जिस पर हम लड़ रहे हैं, संविधान की रक्षा का सवाल, देश की आजादी, देश के लोकतंत्र को बचाने का सवाल, ये सवाल सबके हैं। और इसीलिए हम जाएंगे भी सबके पास, घर घर जाइए और 20-20 रुपया कलेक्ट कीजिए। और हमें लगता है कि इसको अगर करेंगे हम बिल्कुल एक युद्ध की तरह एक बड़ा जन अभियान छेड़ देंगे और ये पूरे अपने आप में चुनाव लड़ने का एक अलग नजारा बन जाएगा। ये अपने आप में एक आंदोलन बन जाएगा। ये अपने आप में सबको एक रास्ता दिखा देगा कि कॉर्पोरेट कब्जे को छुड़ाना है तो जनता की ताकत को बदलना है, जनता के सहयोग को बदलना है। और जनता में कितनी ताकत है, कितनी ताकत है वो भी हम दिखा दें। तो हमें लगता है कि इस बार ये जो आज हम कर रहे हैं, ये संदेश आप लेके जाइए, ये टास्क लेकर के जाइए। जहां चुनाव लड़ रहे हैं सिर्फ वहां नहीं, चुनाव तो लड़ रहे हैं 3 सीट पर पूरे बिहार में, पूरे बिहार में ये जन अभियान 20-20 रुपए का कूपन अभियान। और उसमें लोगों को बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बताइए, इस बॉन्ड के पीछे जो रिश्वतखोरी है, जो वसूली है, जो इसके अंदर जिस तरीके से एक भ्रष्टाचार किया गया है, इसके बारे में लोगों को बताइए और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ इस पूरे जनता के हथियार इसको खड़ा कीजिए। दूसरा जो साथियों ने अभी कहा प्रस्ताव में कि हमारे सामने अप्रैल महीने में 11 अप्रैल है, ज्योतिबा फुले की जयंती है, 14 अप्रैल है, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। ये जयंती गांव गांव में लोग मनाते हैं, पूरे देश में लोग मनाते हैं। हमें भी पूरे सम्मान के साथ बिहार के हर कोने में मनाना चाहिए। इसलिए मनाना चाहिए कि फुले वो शख्स थे, महाराष्ट्र में थे,
लेकिन आज जो बातें हम कर रहे हैं, महिलाओं की शिक्षा, आज जो बातें हम कर रहे हैं कि देश में जो सामाजिक रूप से वंचित, सामाजिक रूप से जिनको दबाया गया, इन तमाम लोगों के सम्मान, इन तमाम लोगों के पूरे अधिकार की जो बात हम कर रहे हैं, यही बात आज से बहुत पहले वो कार्ल मार्क्स का जमाने में, उस दौर में 1857 वाला वो जो दौर था, उस दौर में ये बातें उन्होंने कहना शुरू कर दिया था और वो बातें आज पूरे देश में फैल रही है। बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ हमारे लिए आरक्षण की बात नहीं की। बाबा साहब अम्बेडकर कहां से शुरू करते हैं? 1927 में, जिस साल बाबा साहब अम्बेडकर एक तरीके से सामने आते हैं और उस एक साल में उन्होंने दो बड़ा काम किया। 1927 में उन्होंने पानी के लिए सत्याग्रह किया। तो गांधी जी ने जो नमक के लिए सत्याग्रह किया अंग्रेजों के खिलाफ, इससे 3 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने पानी के लिए सत्याग्रह किया कि पानी पर हक सबका है, पानी पर हक ये सामूहिक पूरे संपदा है। तो ये जल जंगल जमीन पर, पानी पर, ये आप नहीं कह सकते कि पानी पीने वाला पानी ये बस कुछ खास लोगों के लिए है, गरीबों के लिए, दबे कुचलों के लिए पानी का अधिकार नहीं है, आप कह नहीं सकते। इतना बड़ा सवाल 1927 में उन्होंने खड़ा कर दिया। हमारे देश में हमारे लिए शर्म की बात है, ये सवाल अभी भी हल नहीं हुआ, अभी भी हल नहीं हुआ इस देश में। अभी भी समय समय पर इधर उधर से खबर आती है कि पीने के पानी के सवाल पर दलित बच्चों को प्रताड़ित किया गया, अलग सिस्टम रखा गया स्कूलों में उनके लिए। शर्म की बात है, लेकिन 1927 में, आज से करीब 100 साल पहले इसकी शुरुआत हुई। और ये 1927 का ही उसी साल के अंत में उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया। उन्होंने कहा कि ये मनुस्मृति ये गुलामी का दस्तावेज है, ये गुलामी का दस्तावेज है हिंदुस्तान के महिलाओं के लिए, हिंदुस्तान के तमाम वंचित समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए। हमें ये गुलामी मंजूर नहीं है। हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं, वो आजादी सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है, अंग्रेजों के खिलाफ भी हमें आजादी चाहिए, देश की आजादी चाहिए, हमें समाज में भी पूरी आजादी चाहिए। और इस मनुवाद से, इस ब्राह्मणवाद से, इस सामंतवाद से भी हमें पूरी आजादी चाहिए। तो ये परंपरा उस समय से शुरू होती है और इसीलिए आज बाबा साहब की जयंती निश्चित तौर पर हमें पूरे बिहार में पूरे सम्मान के साथ मनाना चाहिए। संविधान जब लिखा गया, काफी बहसें हुई देश में। कुछ लोग कहते थे संविधान सभा में कि हिंदुस्तान को कैसा लोकतंत्र चाहिए, तो ये बोलने वाले जैसे मोदी जी आजकल कहते हैं कि अमेरिका के तर्ज पर राष्ट्रपति शासित प्रणाली चाहिए, एक देश एक नेता, एक देश एक पार्टी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा नहीं, हमें संसदीय लोकतंत्र चाहिए, हमें बहुदलीय लोकतंत्र चाहिए। संसदीय लोकतंत्र किसलिए? इसलिए कि सत्ता के ऊपर जनता का कुछ नियंत्रण भी तो हो, सत्ता के ऊपर जनता की कुछ निगरानी भी तो हो, कोई संसद भी तो हो जहां सरकार से सवाल किया जाए, जहां सरकार को जवाब देने की मजबूरी हो, कोई संस्थाएं भी तो हो जो जनता की तरफ से सत्ता के ऊपर नजर रखे। तो ये जो आज हम खतरा देख रहे हैं लोकतंत्र पर, ये बहस उस समय भी थी और उस समय उन्होंने कहा कि नहीं, हमें एक बहुदलीय संसदीय लोकतंत्र चाहिए। तो आज जब लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं तो बाबा साहब के विचार हमें संविधान के बारे में बताता है। तो हम लोगों को 11 तारीख, 14 तारीख और इसके बाद आएगा रामनवमी। अब आप समझ सकते हैं कि इस चुनाव में अभी राम मंदिर बना है, राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर के इन लोगों ने सोचा था कि इसको ऐसा मुद्दा बना देंगे, ऐसा उन्माद पैदा कर देंगे, तो ऐसा उन्माद तो पैदा हुआ नहीं। लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, इस देश में कोई मंदिरों की कमी नहीं है, बहुत मंदिर थे, एक और मंदिर आपने बना दिया, चलो ठीक है, मंदिर बन गया। तो मंदिर मस्जिद अपनी जगह पर, मंदिर मस्जिद अपनी जगह पर, लेकिन ये चुनाव का मसला नहीं है। लेकिन इनकी कोशिश है कि इसके नाम पर
पूरे देश में उन्माद पैदा हो, हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक जबरदस्त टकराव पैदा हो। पिछले साल हमने देखा रामनवमी के मौके पर किस तरीके का ये पूरे बिहार में खुराफत करना चाहते थे। बिहार शरीफ में हमने देखा, सासाराम में हमने देखा, बिहार के बहुत सारे इलाकों में हमने देखा। लेकिन हर जगह साथियों ने रिपोर्ट की थी कि जहां जहां हम लोगों ने गांव-गांव में बैठकें की, संविधान की बात लोगों को बताई, जहां जहां हमने नौजवानों के सामने शिक्षा और रोजगार का सवाल रखा, जहां लोगों को बात समझ में आई कि हमें इस रामनवमी के नाम पर इस उन्माद में क्यों नहीं शामिल होना चाहिए, क्यों इसके खिलाफ खड़ा रहना चाहिए, उन तमाम इलाकों में वो रामनवमी के जुलूस में जो एक उन्माद पैदा होता था, उसमें गरीब उन्माद भी पैदा करते हैं। किसलिए? गरीब के बच्चों को शामिल करते। इनके बड़े घर के बच्चे शामिल नहीं होते हैं, कहीं इनके लिए नहीं है। उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ने जाते हैं, उनको तो बड़ी नौकरी चाहिए। वो चाहते हैं कि गरीब के बच्चे वो इसमें उन्माद में शामिल हो जाए, हिंसा में शामिल हो जाए, उनसे हम धंधा काम करवा लें, इनसे हम दंगा करवा लें। तो ये जो साजिश है गरीबों के खिलाफ, हमारे बच्चों के रोजगार, शिक्षा, उसको खत्म करके, उनके भविष्य को बर्बाद करके उनसे ये हिंसा और उन्माद, ये तांडव ये रचवाना चाहते हैं। तो हमने देखा कि उस समय जहां जहां भी साथियों ने गांव गांव में बैठक की, तो वहां ये साजिश हो नहीं पाई। इस बार भी चुनाव के समय में रामनवमी मने, कोई बात नहीं, कोई भी पर्व त्योहार हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर्व है, त्योहार है, खुशी के लिए, भाईचारे के लिए, अमन के लिए, लोग खुश रहे, लोगों के बीच में खुशियां बटे, होली हो, ईद हो, दिवाली हो, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पर्व के मौसम में त्योहार का दुरुपयोग कोई करे, इसको लेकर के हिंसा, इसको लेकर के लोगों के बीच में नफरत, इसको लेकर के लोगों के बीच में इस तरीके का तनाव पैदा कर दे, तो निश्चित तौर पर हमें दिक्कत है। और तब उसको रोकना चाहिए। तो आप कहेंगे कि 11 तारीख मनाइए, आप 14 तारीख भी मनाइए, और रामनवमी भी शांति से हो जाए। रामनवमी के नाम पर कहीं कोई उन्माद, कहीं कोई हिंसा, कहीं कोई इस तरीके की घटना ना घटे, इसके लिए हमें सजग रहना होगा। ये भी एक बड़ा काम है। तो अप्रैल के महीने में ये समय थोड़ा निकाल दीजिएगा, सजग रह करके इसको ठीक से पार कर दीजिए। और बाकी ये कूपन अभियान पूरे बिहार भर में इसको जन अभियान बना दीजिए। शेष चुनाव है, 3 सीट हमें लड़ने के लिए मिला, और हम लोगों ने ये सोचा कि जो तीनों चुनाव है जिस पर पूरे बिहार की नजर है। अब ये पत्रकार आए थे पश्चिम बंगाल से, आए, उन्होंने कहा कि हमको अखबार वालों ने कहा है कि नालंदा जाओ, नालंदा जरूर जाना, और ये नीतीश कुमार का राजधानी है, वो मोदी जी और नीतीश कुमार ये डबल इंजन की राजधानी है नालंदा। और ये नालंदा में नीतीश जी को और मोदी जी को सबक सिखाने के लिए, चलो माले को ज्यादा सीटें नहीं मिली, लेकिन ये ठोस जिम्मेदारी माले के ऊपर महागठबंधन ने सौंपी है कि नीतीश जी को और मोदी जी को नालंदा में सबक सिखाने के लिए माले को जिम्मेदारी मिली है। तो इसको थोड़ा जाकर के पता करके आइए। हमने कहा बिल्कुल। तो नालंदा का चुनाव संदीप जी हमारे उम्मीदवार है, और नालंदा के चुनाव नौजवानों के नाम, नालंदा के चुनाव रोजगार के नाम, नालंदा के चुनाव बिहार के अंदर इतनी बातें होती रही। वो नालंदा की सीट हम तो देख रहे थे, जॉर्ज साहब 3 बार जीते हैं, 96 में, 98 में, 99 में, 2004 में नीतीश जी खुद जीते हैं, और अभी जो सांसद है वो 2009 से लगातार जीत रहे हैं। तो नीतीश जी को इतना मौका मिला है, इतना मौका मिला है, और नालंदा को आप चाहते तो आप बदल देते। तो आप तो 20 साल से कह रहे हैं कि भाई विकास विकास विकास। अभी जो सर्वे हुआ, तो सर्वे में पता चल गया कि विकास विकास विकास। आपने जो इतना पूरे बिहार में विकास के नाम पर प्रचार किया, और फ्लाईओवर दिखाते हैं, म्यूजियम दिखाते हैं, कुछ बड़े बड़े जो दिखा देते हैं, स्मार्ट सिटी का साइन बोर्ड दिखा देते हैं विकास के नाम पर। लेकिन सर्वे जब हुआ तो सर्वे ने बता दिया उसकी असलियत क्या है। सर्वे ने बता दिया कि बिहार में 33% परिवार महीने में 6,000 से कम कमाई पर जिंदा रहते हैं।
आप सोच सकते हैं क्या गरीबी है। हम तो कहते हैं ये गरीबी नहीं, अगर दलित के लिए आपने महादलित शब्द का इस्तेमाल किया, ये गरीबी नहीं है, ये महागरीबी है बिहार के अंदर। और ये महागरीबी आपके विकास के नाम पर, विकास के चिराग तले ये महागरीबी का घना अंधेरा है। तो इस गरीबी के खिलाफ हमको लड़ना है। ये कैसे जाएगी? तो गरीबी तो तब जाएगी, एक बार 1 लाख रुपए दे दो उससे बहुत बात खत्म नहीं होगी। गरीबी तब जाएगी जब सबके पास रोजगार होगा। गरीबी तब जाएगी जब सबके पास अपना पक्का मकान होगा। गरीबी तब जाएगी जब सबके पास अपनी खेती पर अपना अधिकार होगा। इस सवाल पर ये नालंदा का चुनाव हम लड़े, काराकाट का चुनाव राजा राम जी ने कहा कि जनमत संग्रह करा रहे हैं, बिल्कुल सही। पूरे देश के किसानों की नजर है, पंजाब से लेके हरियाणा से लेकर के ये काराकाट का चुनाव माले अकेले नहीं लड़ रहा है। ये काराकाट का चुनाव सिर्फ महागठबंधन नहीं लड़ रहा है, ये काराकाट का चुनाव हिंदुस्तान का किसान आंदोलन लड़ रहा है। वो किसान आंदोलन लड़ रहा है जिस किसान आंदोलन ने मोदी को 3 काले कानून वापस लेने के लिए मजबूर किया। वो किसान आंदोलन लड़ रहा है जिसने मोदी का वो दमन झेलते हुए सड़क पर कील ठोक दिया, बैरिकेड खड़ा कर दिया किसानों को रोकने के लिए, किसानों को आतंकवादी करार दे दिया, देश के दुश्मन की तरह। तो वो किसान लड़ रहा है। कल हमने देखा कि बिहार के जो किसानों के साथ बर्ताव होता है, वही बर्ताव बिहार में आप शिक्षकों के साथ हो रहा है। लग रहा है शिक्षक भी कहीं दुश्मन हो गए बिहार के। तो संदीप जी ने बिल्कुल सही कहा कि किसान दुश्मन नहीं है और ये शिक्षक भी, ये बिहार को बनाने वाले हैं, बिहार का भविष्य बनाने वाले हैं, ये बिहार के दुश्मन नहीं है। वो के पाठक के डंडे से आप बिहार के शिक्षकों को हाँकना चाहेंगे और पूरे बिहार के शिक्षा को चौपट करना चाहेंगे, तो शिक्षा के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर नालंदा और किसान आंदोलन के सवाल पर काराकाट। और ये पूरा आरा का चुनाव जो इस बार सुदामा जी लड़ रहे हैं, पिछले 2 बार से लालू जी लड़ रहे हैं, हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं इस चुनाव को। ये चुनाव आरा के अंदर जो हमारे साथ अन्याय हुआ, जो मनोज मंजिला जेल में है, जो हमारे 23 साथी इस बिहार के अंदर एक के बाद एक जनसंहार हो गया। बाथे, बथानी, मियापुर, शंकर बीघा, कोई एक जनसंहार बता दीजिए, किसी एक जनसंहार में किसी अपराधी को बिहार के अंदर सजा मिली हो, जहां दलितों का खून बहा है, जहां अति पिछड़ों का खून बहा है, जहां गरीबों का खून बहा है और उस खून के ऊपर, उनके लाशों के ऊपर राजनीति हुई है, वहां कहीं कभी न्याय नहीं मिला। और यहाँ एक कथित हत्या के आरोप में, जिस हत्या की कोई पुष्टि भी नहीं है, पहले अपहरण का मुकदमा था, और 3 दिन बाद, 4 दिन बाद एक लाश ला करके आप कहते हैं कि ये हत्या हुई है, उसको आप हत्या का मुकदमा बना देते हैं। और एक कथित हत्या के आरोप में 23 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुना देते हैं। सारे माले के हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, 92 साल के साथी हैं, नौजवान साथी हैं। मनोज मंजिल, पूरे देश में चर्चा होती थी, कि दलित विधायक, नौजवान विधायक हो तो माले का मनोज मंजिल जैसा एक विधायक जो पूरे स्कूल पर भी लड़ रहा है, सड़क पे स्कूल, कोरोना काल में लोगों को इलाज मिले इसके लिए लड़ रहा है, आरा के अस्पताल से लेकर के पीएमसीएच में लोगों को वहां ट्रीटमेंट मिले इसके लिए लड़ रहा है। तो एक गरीबों के लिए, जनता के लिए, क्षेत्र के लिए समर्पित 24 घंटा 365 दिन जनता के लिए काम करने वाले ऐसे नौजवान विधायक, इतने ऊर्जावान विधायक, ऐसा दलित विधायक, आज उनको आप आजीवन कारावास की सजा सुना दी। ये किसी एक नेता के साथ अन्याय नहीं हुआ, ये पूरे अगियाव क्षेत्र में, जहां करीब 90,000 लोगों ने वोट दिया था, अगियाव में 60% से ज्यादा लोगों ने वोट दिया था, पूरे क्षेत्र के साथ अपमान है। और आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश में सिर्फ माले नहीं, एक समय था जहां माले के ऊपर ही सबसे ज्यादा हमला होता था, आज भी होता है, लेकिन आज तो सबके ऊपर हो रहा है। आज तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है दिल्ली के, और मुख्यमंत्री को जेल में डाल देते हैं। आज तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है झारखंड के,
आदिवासी नेता उनको आप जेल में डाल देते हैं, माले के दलित विधायक इनको आप जेल में डाल देते हैं। ये जो अन्याय है, इस अन्याय के खिलाफ आरा में न्याय के लिए हम लड़ेंगे, किसानों के लिए लड़ेंगे, बटेदारों के लिए लड़ेंगे। और निश्चित तौर पर पूरे बिहार में ये जो जीएसटी लगा करके ये कॉर्पोरेट के ऊपर तो रंगदारी का पैसा हम देख रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड तो बड़े कारोबारी के लिए, उनसे सांठगांठ करने के लिए, लेकिन छोटे दुकानदारों के लिए, छोटे दुकानदारों को तबाह करने के लिए आप जीएसटी लाए हैं। और जीएसटी के जरिए पूरे हिंदुस्तान में जो छोटे उद्योगपति थे, छोटे दुकानदार थे, उनको तबाह करने का काम किया गया है। ये पूरे आरा का सिर्फ मुद्दा नहीं है, ये पूरे बिहार के तमाम छोटे व्यापारियों का, छोटे दुकानदारों का न्याय का मुद्दा है, उनके अस्तित्व का मुद्दा है। किसान और ये छोटे दुकानदार, छोटे बाजार, ये बाजार का मुद्दा, ये मुद्दा भी आज के दौर में पूरे बिहार का, पूरे देश का, इन मुद्दों पर हमारा का चुनाव लड़ेंगे। तो 3 चुनाव हम लड़ेंगे। लड़ाई तो पूरे देश की है, लेकिन तीनों जगह कुछ खास खास मुद्दे भी हैं, कुछ खास सवाल है, कुछ खास सवालों को लेकर के और पूरे क्षेत्र के विकास का सवाल है। तो जबरदस्त लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। तो आज के इस पूरे सम्मेलन से हमें लगता है कि पूरे बिहार के साथी ये संकल्प लेकर के जाए। सीटें कम मिली, निश्चित तौर पर इसको लेकर के नाराजगी है, लेकिन हमें लगता है कि इसको आप छोड़ दें बिहार की जनता के ऊपर, छोड़ दें इसके ऊपर। लेकिन ठीक जैसे हमें कम सीट मिली थी हमको 2020 के चुनाव में, लेकिन जब परिणाम आया तो सबसे पहले माले की चर्चा हुई कि 19 पर 12 सीट माले वालों ने जीत लिया है। सबसे बड़ा स्ट्राइक रेट माले का है। इस बार भी हमें इस बात की गारंटी करनी है कि हमें सीटें कम जरूर मिली है, लेकिन इन कम सीटों पर जब परिणाम आएगा 4 तारीख को, तब स्ट्राइक रेट की चर्चा हो कि 4 सीटें मिली और 4 सीटों पर माले ने चौका लगाया। और ये होगा इस दौर में देश के लोकतंत्र के लिए, आजादी के लिए, इस तानाशाही को मिटाने के लिए हमारा सर्वोच्च योगदान होगा। और इसलिए पूरी पार्टी बिहार में लग जाए। पूरे देश में ही हमने कहा है, इस बार हम बहुत कम सीटों पर लड़ रहे हैं। बिहार और झारखंड में गठबंधन के तहत लड़ रहे हैं, और जिन राज्यों में गठबंधन नहीं बना उन राज्यों में भी बहुत कम सीटों पर लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 1 सीट पर लड़ रहे हैं, वहां हमारे एक दलित नौजवान नेता लड़ रहे हैं जो शिक्षक की लड़ाई, रोजगार की लड़ाई लड़ते हैं। हम ओडिशा में 1 सीट पर लड़ रहे हैं, जो नागभूषण जी का पुराना इलाका है, गुरुपुर, कोरापुट, वहां आदिवासियों का इलाका है, आदिवासियों के सवाल पर लड़ रहे हैं। और आंध्र प्रदेश में हम 2 सीट पर लड़ रहे हैं। सिर्फ पूरे देश में 8 लोकसभा की सीटों पर लड़ेंगे। बाकी हर जगह हमने कहा कि हम इंडिया गठबंधन के लिए काम करेंगे। दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, पूरे देश में, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, पूरे देश में गठबंधन को जिताने के लिए काम करेंगे। इसलिए जो नारा हमने दिया कि मोदी की तानाशाही को दूर चुकाओ और इंडिया गठबंधन को विजयी बनाओ, ये नारा बिहार के लिए, ये नारा झारखंड के लिए, ये नारा पूरे हिंदुस्तान के लिए है। और पूरी पार्टी इस पर काम करेगी। 2 महीने का समय है, 22 अप्रैल भी है, पार्टी का स्थापना दिवस है। निश्चित तौर पर गांव-गांव में हम झंडा फहराएंगे पार्टी का, अपने शहीदों को फिर एक बार लाल सलाम भी पेश करेंगे, वो संकल्प भी लेंगे। लेकिन जो भी काम करेंगे इस दौर में, वो सारा काम बिल्कुल इस तेवर के साथ, इस ऊर्जा के साथ कि हम एक जंग लड़ रहे हैं। ये आजादी की लड़ाई से कम कुछ भी नहीं है। ये देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की लड़ाई है। ये देश में तानाशाही मिटाने की लड़ाई है। और इसमें सबसे बढ़ चढ़ करके, सबसे ज्यादा भागीदारी के साथ, सबसे ज्यादा साहस के साथ, सबसे ज्यादा ऊर्जा के साथ इस लड़ाई में अगुवाई करने का काम माले का है। और हमारे तमाम साथी इस काम को करेंगे। इसी आह्वान के साथ और आप तमाम साथियों को अपनी मेहनत के लिए आप जो लड़ेंगे और उस लड़ाई में आपको जीत मिले, इस शुभकामना के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, भाजपा वाले जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद।